Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So here we are with our another lecture of your one short series, and in this lecture we are going to discuss about your part A questions. So without wasting your time, let's get started with our today's lecture. So आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है ऑन अ spherical balloon of 10 centimeter radius, a circular color patch has an area of 25 centimeter square. इफ द बैलून इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड। अच्छा, सबसे पहले लाइन में क्या बोला गया है कि ऑन अ स्फेरिकल बैलून ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ दी गई है। आगे क्या बोला गया है, अ सर्कुलर कलर पैच हैज एन एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इफ द बैलून इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड टू अ स्फेयर ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी पहले जो बैलून आपका था वो 10 सेंटीमीटर था, अगर ये जो है ये एक्सपेंड हो जाए टिल 50 सेंटीमीटर, है ना। तो इनिशियल जो दिया गया था, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू जो यहाँ दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ बोला गया है कि इफ बैलून इज यूनिफॉर्मली एक्सपेंडेड, उसको एक्सपेंड किया गया यूनिफॉर्मली, तो जो स्फेयर है वो कितने का हो गया 50 सेंटीमीटर रेडियस का। तो फिर यहाँ पर फाइनल जो हमने देखा यहाँ पर वो अपना 50 सेंटीमीटर ये रेडियस आई, है ना। फिर देन बोल रहे थे एरिया ऑफ द कलर पैच इन सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी, क्या एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एरिया होगा आपका यहाँ पे, सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या निकलेगी अपनी, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, है ना। तो ये आएगा अपना कितना 5 टाइम्स, है ना, 5 गुना। इतनी लेंथ ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कितनी 5 गुना, ठीक। अगर मतलब 5 गुना 5 टाइम ज़्यादा होगी, कितनी 5 टाइम आपकी क्या होगी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब इनिशियल आपकी कितनी थी उसके 5 टाइम ज़्यादा होगी। इनिशियल हमारी 25 थी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की कितनी थी 25, है ना। और अब क्या होगी, अब यहाँ पर 5 टाइम्स ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। तो 5 टाइम्स ज़्यादा का मतलब होता है, 5 टाइम्स ज़्यादा का मतलब आपका 25 इंटू 5 टाइम ज़्यादा, यानी 5 इंटू 5, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 25, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा आपका 25 इंटू 25 625, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप, इनिशियली कितनी दी गई थी, इनिशियली दी गई थी आपको 10 सेंटीमीटर, फाइनल आपकी है 50 सेंटीमीटर। क्या लेंथ निकल के आएगी आपकी 50/10 सेंटीमीटर इजकल टू 5 सेंटीमीटर, 5 मतलब यहाँ पर लेंथ कितनी आई 5 टाइम लार्जर आई, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर थी उसकी कितनी दी गई थी एरिया, उसका एरिया दिया गया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर का कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर का यहाँ पर 5 टाइम लार्जर आएगा, तो 5 टाइम लार्जर का मतलब 5 का अपन स्क्वायर कर देंगे तो 25 आया यहाँ पर। उसके बाद में 25 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये भी कह सकते हो आप, इनिशियल फाइनल का जो आएगा 5 इसका स्क्वायर करेंगे, और जो ओरिजिनल एरिया दिया गया था, ठीक है, ओरिजिनल का जो एरिया था इनटू जो अपना निकला है अपना भी लेंथ, जो लेंथ निकली है उस लेंथ का स्क्वायर किया अपने ने, और अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 10 ईयर, ठीक है। क्या बोला गया है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि 20 स्टूडेंट है और इनकी एवरेज क्या है 10 साल है, ठीक है, 10 साल है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं एवरेज एज ऑफ दी स्टूडेंट टुगेदर विद देयर 5 टीचर इज 14। एवरेज एज ऑफ दी स्टूडेंट यानी जो 20 स्टूडेंट है इनकी एवरेज एज टुगेदर विद देयर 5 टीचर, यानी जो ये स्टूडेंट है 20, इनकी जो एवरेज एज है उसमें हम टुगेदर यानी साथ में जोड़ दें 5 टीचर्स को भी, तो एज कितनी हो रही है 14, यानी कि 25, क्योंकि 5 टीचर भी जोड़ दिए, 20 स्टूडेंट हो गए 5 टीचर हो गए, है ना। तो इनकी है 14। फिर आगे बोला गया है द एज ऑफ रमेश सर वन ऑफ देयर 5 टीचर इज एग्जैक्टली द सेम एज द एवरेज ऑफ ऑल देयर 5 टीचर्स। क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि द एज ऑफ रमेश सर, अच्छा पहले इन दोनों को सोल्व कर लें, तो यहां पर कितने टोटल स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर टोटल हो गया यहाँ पर 20 इंटू 10 तो 200, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका 350, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है,
उसके बाद यहाँ पर बोला गया ऊपर वाली जो अपनी है ये टोटल स्टूडेंट्स की है ना, ये केवल स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, एवरेज एज 10 ईयर है। जो नीचे वाली है इसमें क्या है, ये 25 में क्या है, 25 में 20 तो अपने स्टूडेंट है और 5 टीचर हैं, तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही हमने एवरेज निकाला, तो यहाँ पर ही आपका निकल के आ गया 350। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर अगर मेरे को पता करना हो कि कितने टीचर्स का टोटल है एवरेज एज, है ना, तो टीचर्स का ही अगर मेरे को निकालना हो टीचर्स का टोटल कितना एवरेज एज है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ही टीचर और स्टूडेंट दोनों का कितना था 350, इसमें से माइनस कर दूंगी मैं 200 को, क्योंकि ये जो 350 इसमें टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं और इसमें केवल स्टूडेंट है ना, तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आएगा अपना 150, जो कि केवल क्या है टीचर्स है ना, क्योंकि 200 तो अपना स्टूडेंट का है और बाकी 150 क्या है इसमें टीचर्स। ठीक है, अब टीचर कितने थे, टीचर थे अपने 5, टीचर कितने हैं, टीचर थे अपने 5, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीचर अगर मेरे 5 हैं और निकला कितना 150, तो 150 बाय 5 कितना निकल के आ जाएगा 30। ठीक, तो बोला गया द एज ऑफ रमेश सर वन ऑफ देयर 5 टीचर्स इज एग्जैक्टली द सेम एज द एवरेज एज ऑफ ऑल देयर 5 टीचर। तो पांचों टीचर की एवरेज एज क्या निकल के आई अपनी 30, तो यानी रमेश की बोल रहे कि इतनी ही एज है जितनी टीचर्स की एवरेज एज है, तो रमेश सर की एज कितनी है 30 साल, क्वेश्चन बोल रहा है ये। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड रमेश सर इज, तो यहाँ पर जो यहाँ पे स्टूडेंट है उनकी 200 है एवरेज एज और रमेश सर की कितनी है 30 है, तो 230 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस डिट्टो आपको वैसा करना है। एवरेज एज 20 स्टूडेंट की क्लास के 10 साल है, तो एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट कितनी बोला गया है 10 ईयर, 10 ईयर बोला गया है, तो टोटल निकाले कितनी है ये 20 इंटू 10 यानी कि 200, ये एवरेज एज है। ठीक है, इसके बाद में फिर यहाँ पर एवरेज निकल के आया इनका, है ना, 20 स्टूडेंट की 10 साल एज का एवरेज हमने निकाला, टोटल निकाल लिया। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर है कि 20 स्टूडेंट तो है ही, 5 इसमें टीचर भी ऐड हो गए हैं ना विद 5 टीचर, तो ये अपनी कितनी हो जा रही है 14, तो इसको टोटल करके निकालेंगे तो 25 इंटू 14 ये निकल के आएगा 350, जिसमें कि अपने टोटल स्टूडेंट भी हैं और टीचर्स भी हैं, और ये 200 केवल स्टूडेंट की है। ठीक है, फिर बोले द एज ऑफ रमेश सर वन ऑफ देयर 5 टीचर इज एग्जैक्टली द सेम एज द एवरेज एज ऑफ ऑल देयर 5 टीचर, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एवरेज एज निकालनी पड़ेगी 5 टीचर्स की, तो यहाँ पर एवरेज एज ऑफ 5 टीचर्स, 5 टीचर्स की एवरेज एज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एवरेज कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, 350 माइनस 20 ये निकल 200 ये निकल के 150, टीचर्स कितने हैं 5, तो एवरेज एज निकल के आ गई 30 5 टीचर्स की। ये बोले 5 टीचर की जितनी एवरेज एज निकल के आई इतनी ही रमेश सर की भी एज है, यानी रमेश सर की 30 साल की एज है, तो बोल रहे हैं कि रमेश सर और बाकी जो स्टूडेंट है इनका सम क्या होगा एजेस का, तो स्टूडेंट का तो 200 था और रमेश सर का 30, तो 230 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, a pilgrim start walking for a journey of 115 centimeter. On the first day he covers 7 किलोमीटर, फर्स्ट डे कितना कर रहा है, फर्स्ट डे कर रहा है 7 किलोमीटर, नेक्स्ट डे कर रहा है सेकेंड डे 9 किलोमीटर, एंड लाइकवाइज कीप एडिंग 2 किलोमीटर एवरी डे, और हर दिन ऐसे ही 2 ऐड हो रहा है। कब तक ऐड हो रहा है, जब तक कि वो 15 किलोमीटर पर नहीं पहुंच जाता, यानी थर्ड डे कितना होगा, थर्ड डे होगा आपका 11 किलोमीटर, देन फिफ्थ डे क्या होगा, फिफ्थ डे होगा आपका 13 किलोमीटर, एंड इसके बाद में 1 2 3 ये 4th डे, और फिफ्थ डे कितना होगा 15 किलोमीटर। तो 5 दिन में जिस तरीके से वो चल रहा था, है ना, ये फर्स्ट डे से उसने चलना स्टार्ट किया था, है ना, फर्स्ट डे से, तो पहले दिन वो 7 किलोमीटर चला, फिर 9 किलोमीटर चला, और हर दिन वो 2 किलोमीटर ऐड कर ही रहा था। ठीक है, कब तक, जब तक वो 15 किलोमीटर नहीं चला, तो हर दिन ही क्या कर रहा था, जैसे आज 7 किलोमीटर चला, अगले दिन उसने सोचा मैं 9 किलोमीटर चलूंगा, अगले दिन उसने सोचा मैं 11 किलोमीटर चलूंगा, अगले दिन 13 किलोमीटर, अगले दिन 15 किलोमीटर। उसका ये डिसाइड था कि मेरे को हर दिन क्या करना है कि 2 किलोमीटर मेरे को ऐड ही करना है ना। तो यहाँ पर ये 5 दिन का इसका रूटीन रहा था, ये 5 दिन का। ठीक है, उसके बाद में क्या है, विच ही रिमेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, है ना, तो ये 2 किलोमीटर एवरी टिल ही रीच 15 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि विच ही रिमेन मेंटेन फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, हाउ मेनी डेज
इन ऑल विल ही टेक टू कंप्लीट द जर्नी। तो उसकी जर्नी कितने की, उसकी जर्नी 115 किलोमीटर की है। उसकी जर्नी कितने की, 115 की। 5 दिन में कितना चल लिया वो देख लेते हैं। चलो इनको प्लस करो, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 13 और 15, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 55 किलोमीटर। इतना इसने 5 दिन में चल लिया। टोटल चलना उसको 115 किलोमीटर। तो 115 में से 55 किलोमीटर को माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, अप्रोक्स 60 किलोमीटर निकल के आएगा। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर अभी उसका बाकी है, ठीक है। फिर क्या बोल रही हैं, फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं 15 किलोमीटर पर डे वो चल रहा है और इसी 15 किलोमीटर को ये मेंटेन कर रहा है फॉर रेस्ट ऑफ जर्नी। अभी 5 दिन के बाद वो क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर पर डे चल रहा है। 15 किलोमीटर पर डे चल रहा है, ठीक है। जब ये 5 दिन कंप्लीट कर लिए तो 15 किलोमीटर पर डे चल रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। यानी ये जो 60 किलोमीटर है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। तो यानी कि 60 किलोमीटर कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, अगर डेली वो 15 किलोमीटर चल रहा है तो यानी कि ये कर लेगा आपका 4 दिन में ही कंप्लीट। तो टोटल उसको पूरे 115 किलोमीटर कंप्लीट करने में कितने दिन लगे, 5 + 4 9 डेज। दोबारा करवा देती हूँ। देखिए इसने वॉकिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। इसने सोचा था कि मैं 115 किलोमीटर का रास्ता तय करूंगा। तो इसने जर्नी यहां से स्टार्ट की। ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे इसने 7 किलोमीटर चला। दूसरे दिन ये 9 किलोमीटर चला और इस तरीके से ये डेली 2 किलोमीटर ऐड करता था जब तक ये 15 किलोमीटर नहीं पहुंच गया। थर्ड डे इसने सोचा अब मैं दूसरे दिन 9 किलोमीटर चला था, अब मैं इससे ज़्यादा चलूंगा, अब मैं 11 किलोमीटर चलूंगा। चौथे दिन से सोचा कल मैं 11 किलोमीटर चला था, अब मैं 13 किलोमीटर चलूंगा। डेली 2 किलोमीटर ऐड कर रहा है। 5वें दिन इसने सोचा कि कल मैं चला था अपना 13 किलोमीटर, आज मैं 2 किलोमीटर और ऐड करता हूँ, आज मैं 15 किलोमीटर चलूंगा। तो 15 किलोमीटर जब तक चला तब तक हर दिन ये 2 किलोमीटर ऐड कर रहा था जब तक ये 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर जब ये पहुंच गया उसके बाद में इसने ये 15 किलोमीटर ही मेंटेन किया रेस्ट ऑफ जर्नी के लिए। यानी 6वें दिन भी ये 15 किलोमीटर चला, 7वें दिन भी ये 15 किलोमीटर चला, 8वें दिन भी ये 15 किलोमीटर चला, ठीक है। तो बाकी अब ये 15 किलोमीटर ही चलता जा रहा है, ठीक है। 9वें दिन भी ये 15 किलोमीटर चला। तो इस तरीके से ये टोटल आप देखोगे नहीं, पूरी आपकी डिस्टेंस आएगी 115 किलोमीटर। तो 9 दिन में क्या किया है, 9 दिन में इसने अपना पूरा जो सफर है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। वही पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट, a 2 centimeter wide wooden strip is to be fixed on a photo of 40 centimeter into 30 centimeter size along its four side. What is the minimum length of the wooden strip required? कितनी रिक्वायर होगी, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा पेरीमीटर अपने को निकालना है फोटो का। सो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू कितना यहाँ पर दिया गया है, साइज दिया गया 40 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्लस 30 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ओवर द ईयर 2000 to 2007 इज शोन इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, एक तरफ लिखा गया पॉपुलेशन, एक तरफ लिखा गया ईयर, ठीक है। इट कैन बी इन्फेरेड दैट ड्यूरिंग द 2000 to 2007 क्या हुआ होगा। जनरली आपने कॉलेज में पढ़े होंगे ना, कर्व्स वगैरह, जे शेप की कर्व, एस शेप की कर्व, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व, लॉजिस्टिक कर्व। तो आपने पढ़ा होगा कि जो जे शेप की कर्व है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, ग्रो करती है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल आप देख रहे हो ना, इंक्रीज पैटर्न में ही दिखा रही है ना, जे शेप की है। तो यानी कि ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये आपने कॉलेज में ये ग्राफ पढ़ा ही होगा, तो वहीं से आपका ये सोल्व हो जाता है उसी कंसेप्ट से कि ये एक्सपोनेंशियल वे में जो पॉपुलेशन वो आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा ना, एस शेप का है तो लॉजिस्टिक है, इस तरीके से है तो फिर एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व है ये। नेक्स्ट, a block of marble 5 meter into 4 meter into 2 meter in size is cut into rectangular tile of 1 meter into 0.5 meter size having thickness of 10 centimeter. Assuming 10% wastage in cutting, how many tiles will be made? तो क्या बोला गया, ब्लॉक ऑफ मार्बल 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 2 मीटर इन साइज इस कट, इसको कट किया गया है इंटू रेक्टेंगुलर टाइल ऑफ 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर साइज हैविंग थिकनेस कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अज्यूमिंग 10% वेस्टेज इन कटिंग, मतलब जो कट आपने किया है तो उसमें ये 10% जो है वेस्टेज हो गया। हाउ मेनी टाइल विल बी मेड, कितनी टाइल्स बनेंगी। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहले बोला गया है ब्लॉक ऑफ मार्बल, ये साइज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके बाद में कट इनटू द रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ दिस 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये वॉल्यूम यहाँ दी गई,
हैविंग थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी दी गई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये आपको थिकनेस दी गई है। फिर अज्यूमिंग 10% वेस्टिंग इन कटिंग, 10% जो है वो कटिंग में क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। ये जो आपने 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर साइज लिया था कितनी थिकनेस का है 10 सेंटीमीटर की थिकनेस का है ना। तो अब इसको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मार्बल, पहला पॉइंट हमने ये देखा, यहीं कहीं इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 2 मीटर, सारे ही मीटर में है ना, तो कोई हमें इधर कन्वर्ट भी नहीं करना, सब मीटर में। तो 5 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मीटर है तो मीटर पे क्यूब लग जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर दूसरा है यहाँ पर इसको आपने कट किया इंटू रेक्टेंगुलर टाइल ऑफ 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर हैविंग थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इसको आपने कट किया, तो टाइल की वॉल्यूम, पहले मार्बल की वॉल्यूम है फिर टाइल की वॉल्यूम है ना, पहले ये तो मार्बल की है अभी टाइल की है। तो टाइल्स की कितनी होगी 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू थिकनेस कितनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि बाकी सारे मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 अपॉन में आपका हो जाएगा 100 इक्वल टू 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो 1 इंटू 0.5 इंटू 0.1 कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 0.05 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर बोल रहे हैं अज्यूमिंग 10% वेस्टिंग इन कटिंग, 10% जो है वेस्ट किया आपने कटिंग के टाइम पर, ठीक है। सो हाउ मेनी टाइल्स विल बी मेड, पहले देख लेते हैं, कटिंग बाद में देखेंगे कि कितना वेस्ट हुआ, पहले देख लेते हैं कितने टाइल्स बने। तो टाइल्स कितने बने, टाइल्स आपके बने यहाँ पर टोटल कितना वॉल्यूम है मार्बल का 40 और एक जो टाइल है उसकी वॉल्यूम कितनी 0.05, तो ये निकलेगी आपकी 40/5, ये 100 ऊपर चला गया तो ये आपकी जाएगी 800 टाइल्स आपकी बनी। अब ये बोले 10% वेस्टेज कट हो गया, तो 800 का 10% क्या होगा आपका, मतलब इसका 10% क्या होगा, ये होगा आपका 80, है ना। तो 80 जो है वो कहाँ पर कट हो गए, वेस्टेज के जैसे चली गई 80 टाइल्स। तो कितने टाइल्स बनेंगे, तो 800 में से 80 घटा दो, कितने हुए 720, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट, इफ देयर इज रेनफॉल इन विलेज फ्लावर विल ब्लूम, अगर रेनफॉल हो रहा है तो फ्लावरिंग हो रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इफ फ्लावर ब्लूम सेलिब्रेशन विल डेफिनेटली टेक प्लेस, अगर फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं तो सेलिब्रेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रही है तो फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग होने के बाद फिर सेलिब्रेशन हो रहा है। फ्लावर डिड नॉट ब्लूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेन, ये बोल रहे हैं कि अगर फ्लावर नहीं ब्लूम हुए तो क्या इनमें से क्या हो सकता है। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि रेन हो रही है तो फ्लावरिंग हो रही है, रेन हुई तो फ्लावरिंग हुई, है ना। अब ये बोले फ्लावरिंग ब्लूम नहीं हो रहे, अगर फ्लावर ब्लूम नहीं हो रहे इसका मतलब क्या रेन नहीं हुई, सो इट डिड नॉट रेन, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैन इज क्राउड, ये बोला गया कि मैन जो है क्या है, क्राउड है। अब क्राउड क्या होती है, क्राउड होता है कि मैन तो ये हो गया आपका एक मैन, है ना, क्राउड क्या होगी, भीड़ हो गई लोगों की, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, यानी पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, ये आपका इंडिविजुअल है ना। एक इंडिविजुअल को आपने आदमी बोला और आदमियों की भीड़ यानी क्राउड को आपने बोला, ग्रुप को बोला कि बहुत सारे हैं। तो वैसे ही ट्री आपका एक इंडिविजुअल और बहुत सारे ट्री होंगे तो आप उसको फॉरेस्ट बोल दोगे, तो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ बॉक्स देयर आर 4 व्हाइट बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, एक बॉक्स में कितने व्हाइट बॉल हैं, व्हाइट बॉल आपके दिए गए हैं, व्हाइट बॉल कितने हैं 4 हैं, फिर आगे बोला गया है ब्लैक बॉल कितने हैं 6 हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 10 बॉल्स, कितने हो गए टोटल 10 बॉल्स हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया यहाँ पर अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमने क्या किया, रैंडमली बॉल को पिक किया। इफ इट इज व्हाइट इट इज पुट बैक अलोंग विद 2 more white ball in the box, if it is black it is put back in the box and then 2 black balls are thrown out of the box. Now a ball is drawn against at a random from the box, then what is the probability that is it is black. तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं पहले कि a ball is drawn at random if it is white, अगर ये white है, पहली बात तो हमारे पास टोटल कितनी व्हाइट है, 4 व्हाइट बॉल हमारे पास में है ना, कितनी है
4 वाइट बॉल हमारे पास में। तो पहले हम वाइट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर ब्लैक की, पहले साथ में प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इनकी, है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो ये निकाल लेते हैं। तो जो व्हाइट बॉल है 4 है, ब्लैक बॉल हमारे पास 6 है, टोटल 10 है। तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की कितनी होगी, कि कौन सी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो 4/10। और प्रोबेबिलिटी जो है ब्लैक बॉल की कितनी होगी, ये होगी आपकी 6/10। ठीक है, ये बात क्लियर है। कितनी होगी ये प्रोबेबिलिटी, 6/10। क्लियर। तो ये 4/10 कितनी आएगी आपकी, अगर इसको देखोगे 4/10, ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 2/5, है ना, 2/5, और ये आएगी आपकी 3/5, है ना। ये हमने प्रोबेबिलिटी ब्लैक और व्हाइट के साथ में निकाल ली। अब क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने बोला है कि हमने क्या किया कि हमने बॉल रैंडमली लिए, अगर बॉल व्हाइट निकली, इट इज पुट बैक अलोंग विथ 2 more व्हाइट बॉल इन द बॉक्स। यानी कि अगर ये व्हाइट निकली तो हमने क्या किया, व्हाइट हमने 2 और व्हाइट बॉल डाल दी। हमने क्या किया, 2 और व्हाइट बॉल हमने ऐड कर दी। ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो टोटल पहले कितनी थी, पहले थी 4 व्हाइट बॉल, पहले कितनी थी, 4 थी। फिर उन्होंने क्या, इफ इट इज व्हाइट इट इज पुट बैक, हमने क्या किया, इन 4 में से एक निकाली, और निकालने के बाद इसको क्या किया, हमने वापस डाल दिया, है ना। हमने क्या किया, अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली निकाली। इफ इट इज व्हाइट, अगर ये व्हाइट हुई, इट इज पुट बैक विद 2 more व्हाइट बॉल, विद 2 more व्हाइट बॉल। 2 और बॉल हमने, एक तो हम लोगों ने पिक किया और 2 और हमने क्या किया, ऐड किया। इफ इट इज ब्लैक, इट इज पुट बैक इन द बॉक्स एंड देन 2 ब्लैक बॉल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर ये ब्लैक हुई तो उसके लिए हमने क्या किया, तो ब्लैक हमारे पास में कितनी है टोटल, ब्लैक हमारे पास में 6 है ना, ब्लैक कितने हमारे पास में 6 है। तो ये बोल रहे हैं इफ इट इज ब्लैक, अगर ये ब्लैक हुई, इट इज पुट बैक इन द बॉक्स एंड देन 2 ब्लैक बॉल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉक्स। हम उस केस में क्या करेंगे, 2 ब्लैक बॉल को उठा के बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले, ये अपनी कितनी हो गई यहाँ पर 7, ब्लैक बॉल हमें कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो टोटल हो गई है 6 और 7 13, कितनी होगी, 13 हो गई। ठीक है, देन यहां पर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब की बार, कि ब्लैक हमारे पास में कितने 6 हैं और टोटल कितनी है, टोटल है 13, तो ब्लैक की होगी 6/13। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरे केस में क्या किया इन्होंने, दूसरे केस में जो इन्हें बॉल ली, अगर वो ब्लैक निकली तो उसको वापस भी रखा इन्होंने, और 2 और ब्लैक बॉल्स को इन्होंने निकाल लिया। तो ब्लैक बॉल हमारे पास थी 6 में से इनने अगर ब्लैक हुई तो 2 को निकाल लिया, बची हमारे पास में कितनी, 4 बची हमारे पास में, है ना। टोटल कितनी थी हमारे पास में, तो यहाँ पर 4 जो है इन्होंने, ब्लैक बॉल हमारे पास 4 बची और व्हाइट बॉल पहले से हमारे पास 4 थी, तो कितनी रही, 8 रही। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ब्लैक की 4/8। समझ आया कुछ, दोबारा समझाते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। सबसे पहले मेरे पास 4 व्हाइट बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लैक, ये हो गया अपना 4, ये हो गया 6, टोटल हो गया 10। तो 10 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या आपकी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 6/10। तो यानी इसको अगर सोल्व करोगे तो 2/5 आएगा, इसको 3/5 आएगा, है ना, 2 से कट होगा तो ये 3/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे व्हाइट वाले के बारे में। तो जो व्हाइट बॉल है वो आपके पास में कितनी है, व्हाइट हमारे पास में पता है कि 4 है हमारे पास में व्हाइट, जिसमें से हमने एक बॉल डाली और एक बॉल जो है ये 4 है। ठीक है, एक बॉल जो है एक तो वही होगी जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, दूसरा 2 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं अगर व्हाइट ही निकल रही है तो यहाँ पर कितनी हुई, यहाँ पर हुई आपकी 7। ठीक है, ये क्या है, 7 व्हाइट है। ठीक है, 7 क्या है, ये व्हाइट है। ब्लैक हमें पता है कि ब्लैक हमारी 6 ही है ना, पहले से ही ब्लैक 6 है। तो अब की बार ये टोटल कितनी होगी, जो अब जो आपने एडिशन वगैरह भी किया तो ये होगी टोटल
13, टोटल 13 हो गई। तो यानी कि हमारी जो वाइट थी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 7/13 और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/13, है ना। उसके बाद में तीसरा क्या किया, अगर ब्लैक बॉल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ब्लैक बॉल को थ्रोन कर दे रहे हैं। पहले ऑब्वियसली हमारे पास 6 ब्लैक बॉल थी, ये रहा, और अगर ब्लैक ही निकल के आ गई तो हम 2 ब्लैक बॉल को उठा के अलग कर दे रहे हैं, तो 4 बची। और व्हाइट बॉल इनिशियली कितनी थी, व्हाइट तो 4 ही थी, तो कितना रहा हमारा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल की 4 4 8 हो गया टोटल, तो 8, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 4, तो 4/8 का मतलब है 1/2, और इन सबको आपने कर देना है प्लस, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने पूरा डाल भी दिया है। नेक्स्ट, if map is placed in such a manner that east become southeast, then what will be the northeast become? क्या बोल रहे हैं, इफ मैप इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, जो ईस्ट है वो क्या बन जा रही है, साउथ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगी, जो आपकी ईस्ट है वो बन जा रही है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जो ईस्ट है वो क्या बन जा रही है, ईस्ट बन जा रही है साउथ ईस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि अगर देन व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या होगी, ये यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। ईस्ट बन जा रही है साउथ ईस्ट, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात नॉर्थ ईस्ट ईस्ट बनेगी, क्योंकि रोटेशन बराबर की हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगी, ईस्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्रेश वाटर टैप फिल अ फिश टैंक इन 40 मिनट्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे ना 2011, 12, 13, 14, 15 के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। देखिए, अ फ्रेश वाटर टैप फिल अ फिश टैंक इन 40 मिनट्स, देन क्या बोला गया है, द सेम टैंक इज फिल्ड बाय सोल्ट वाटर टैप इन 20 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ बोथ द टैप आर ओपन हाउ मेनी मिनट विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो यहां पर सबसे पहले अ फ्रेश वाटर टैप फिल अ फिश टैंक, यहाँ पर वाटर टैप है, ये क्या कर रहा है, ये फिश टैंक को फिल कर रहा है 40 मिनट्स में। कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में। तो रेट क्या है, रेट क्या है, 1 मिनट में कितना फिल कर रहा होगा, 1 मिनट में फिल कर रहा होगा 1/40, 1/40। ठीक है, दूसरा आगे बोला जा रहा है कि सेम टैंक, यही सेम टैंक इज फिल्ड बाय सोल्ट वाटर टैप इन 120 मिनट्स। यही जो है 120 लेता है जब सोल्ट वाटर आप डाल रहे हो, तो 120 मिनट ले रहा है जब सोल्ट वाटर डाल रहे हो, तो पूरा भरने में कितना लग रहा है, 120 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितना भर देता होगा ये, 1 मिनट में कितना भर देता होगा 1/20। ठीक है, इफ बोथ द टैप आर ओपन, दोनों टैप ओपन रह गए आप, तो कितना टाइम लेगा, तो कंबाइनली कितना भरेंगे, ये कंबाइनली ये भरेंगे 1/40 प्लस 1/120 1 मिनट में। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका 30 प्लस 1, तो सॉरी 3 प्लस 1, क्योंकि 3 + 1, हाँ, फिर आएगा 4/120, और फिर ये आएगा 1/30। ठीक है, तो कंबाइन इतना करेंगे ये काम पर मिनट। सो हाउ मेनी मिनट विल टेक टू फिल द टैंक, तो कितने मिनट लेगा ये टैंक को फिल करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है 30 मिनट्स लेगा, सेकेंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अमित इज अ बिजनेसमैन सो ही मस्ट बी रिच, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द इम्प्लीकेशन फॉलोज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अमित क्या है, अमित बिजनेसमैन, बिजनेसमैन और इसीलिए वो रिच है, ही मस्ट, उसको रिच होना ही पड़ेगा, है ना, ही मस्ट बी रिच, रिच ही होगा ये। तो ये तो स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जो बिजनेसमैन है वो सारे ही रिच होंगे, है ना, सिंपल सी बात है, दैट ऑल बिजनेसमैन आर रिच, ये स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट,
In humans, if both parents are of blood group AB, then there is a 1/4 probability that their offspring will be of blood group A and half probability that the offspring will be of blood group AB. If the couple have 3 children, what is the probability that none of the children will be the blood group A and B? तो यहाँ पर 2 पेरेंट है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी, देन देर इज 1/4 प्रोबेबिलिटी दैट देयर ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लड ग्रुप ए. तो प्रोबेबिलिटी ब्लड ग्रुप ए की कितनी बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं 1/4. एंड आगे बोल रहे हैं हाफ प्रोबेबिलिटी दैट ऑफस्प्रिंग विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी. प्रोबेबिलिटी ए बी ब्लड ग्रुप की कितनी बोल रहे हैं ये हाफ. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द कपल हैव 3 children, what is the probability that none of the children will be of the blood group A or B? अगर कपल की 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है, सो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नन ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए, कि तीनों में से नन ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए और ए बी. ठीक है, तो चेक करें कितनी होगी. तो ये होगी आपकी टोटल मान के चलते 1 -1/2 और 1/4, ये निकल के आएगी 1 - 4 2 + 1 3/4 4 - 3/4 1/4 निकल के आएगी. ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं कि नन ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑफ, तीनों की ही नहीं है ना, किसी का भी, तो 1/4 1/4 1/4 कर दोगे तो निकल के आ जाएगा 1/64. ठीक है, नेक्स्ट एवरी एलिमेंट इन द, मैंने साथ साथ में ही इनके सॉल्यूशन डाल रखे हैं, किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा तो पीडीएफ लेना और इसको लेके बैठना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. Every element in the central column of matrix has a simple arithmetic relationship with the pair one the left and right in the corresponding row. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर है सबसे पहले व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है. ठीक है, सो यहाँ पर ये देखो किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है. यहाँ पर 17 है, फिर 12 है, ठीक है, और फिर ब्लैक से आपको 1 दे दिया गया है. ठीक है, और यहाँ पर 23 और 19 है ना, मतलब ये दोनों, और फिर यहाँ पर 1 है आपके पास में. ठीक है, इज इक्वल टू 1. सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड रो में देखिए 23 और 21 और 18 और 20. ठीक है, इस तरीके से पैटर्न दिया गया है. ठीक है, डिफरेंस इधर दोनों का और इधर दोनों का, इनका सम देखिए. यहां पर सबसे पहले दिया गया 17 में से आप 12 को माइनस करो, है ना, फिर इधर से आप 19 में से 23 को माइनस करो, है ना, इनका प्लस करो, ये आपको 1 के बराबर दिया गया है पहली रो में. दूसरी रो में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 23 - 21 प्लस इधर से 18 - 20, है ना, ये आपको ये x दिया गया, पूछा गया है कि क्या होगा, आपको ये बताया, मतलब पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ रहा था 5 17 प्लस इसमें से माइनस करोगे तो -4 तो 1 आ जाएगा. 23 में से आप यहाँ पर 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस यहाँ पर -2 तो ये आपका 0 आएगा, x की वैल्यू 0 होगी, है ना. 24 - 17 कितना आएगा, 24 - 17 ये आएगा आपका 7. इधर से 32 - 36 कितना आएगा, -4 तो 3 आंसर आएगा. तो इसी पैटर्न में जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये आपको फाइंड आउट हो जा रही है ना. तो ये पैटर्न यहाँ फॉलो किया जा रहा है, इन दोनों का क्या माइनस करना, इन दोनों का माइनस करना, और जो निकलेगा इनको प्लस करना. तो ये वैल्यू आ रही है बीच वाली. ठीक है, तो इसी तरीके से आप वैल्यू x की निकाल पा रहे हो जो कि 0 आ रही है. नेक्स्ट, for any 4 consecutive decimal digit, the largest value for the product of sum of any two of the sum of the other two is. तो यहाँ बोला गया है for any 4 consecutive decimal digit, the largest value of the product of the sum of any, देखिए हाँ लिख रखा है यहाँ पर 4 consecutive decimal digit दी गई है, a+1, a+2 and a+3. आगे बोला गया है
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ एनी टू. तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टर्म आर एडेड. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्लस फोर्थ एंड द रिमेनिंग आर सेकेंड एंड थर्ड. देयरफॉर यहाँ क्या होगा, a plus 3, a plus 1 plus a plus 2 represent the largest value. ठीक है, so the expression is always odd for an integer a, thus the largest value of the product is an odd and a perfect square. तो क्या होगा, odd हो गया, perfect square होगा. लार्जेस्ट वैल्यू आपसे पूछी गई तो आपको पता होना चाहिए 4 आप डिजिट लेके चल रहे हो, तो फर्स्ट और फोर्थ जो होंगे ये आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म होंगे, रिमेनिंग आपके पास में सेकंड और थर्ड बचेगा. और जो रिमेनिंग बच रहा है आप उसको क्या कर दोगे, उसको आप ये जो डेसिमल पॉइंट्स वगैरह हैं इनके साथ इनके साथ मैच करोगे तो आपके पास में जो लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप देख पाओगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ओड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, स्क्वायर फॉर्मेट में मिलेगी आपको. ठीक है, जैसे क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से दिया गया ना a+1, a+2, a+3, तो ये आपको स्क्वायर में ही मिलेगी लार्जेस्ट वैल्यू जो निकल के आएगी. नेक्स्ट, अ रिकॉर्ड्स प्लेयर स्टाइलस मूव अलोंग अ स्पाइरल ग्रूव कट ऑन एन एनुअल पोर्शन ऑफ अ डिस्क. A record with inner radius 4 cm and outer radius 10 cm of the annulus turning 100 times plays for 22 minutes. During this time, the stylus travel in a average linear speed that is approximately equal to. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, यहाँ पर a recorder with inner radius कितनी है 4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर. फिर टर्निंग टाइम्स 100 टाइम्स, टर्न कितने हैं 100, प्लेस फॉर 22 मिनट्स, टाइम कितना है 22 मिनट्स. ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टाइलस ट्रेवल एन एवरेज लीनियर स्पीड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एवरेज निकालने का, रेडियस इनर वाली प्लस रेडियस आउटर वाली, ये तो आपकी रेडियस निकल के आएगी एवरेज वाली, तो ये निकाल लेना जितनी आएगी. ठीक है, जितनी रेडियस आपकी निकल के आएगी आपके, है ना, जितनी भी रेडियस आपके निकल के आएगी आपकी, उसके बाद आप क्या करोगे, सर्कमफेरेंस 2πr ये एवरेज निकालोगे आप, और उसके बाद में फिर क्या करोगे, जितना आपका सर्कमफेरेंस आएगा उसको आप जो ये टर्न्स हैं 100 टाइम्स इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, और उसके बाद में फिर आप डिस्टेंस निकल के आ जाएगी और टाइम आपको दिया ही गया 22 मिनट्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप स्पीड निकाल सकते हो. ठीक है, तो इसे ये पैटर्न होगा. रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इनर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर है. एवरेज निकालेंगे अगर हम इनका तो कितना निकल के आएगा, इनका निकल के आएगा एवरेज रेडियस का, ये निकल के आएगा आपका 4 + 10/2, ये एवरेज निकल के आया आपका 7 सेंटीमीटर, ये एवरेज है रेडियस का. सर्कमफेरेंस अगर आप निकालोगे तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, ये रेडियस निकाल ली हमने, है ना, पाई 22/7 होती ही है और रेडियस हमारा एवरेज 7 सेंटीमीटर निकला, तो ये सर्कमफेरेंस आएगा आपका 44 सेंटीमीटर आएगा. उसके बाद में बोल रहे हैं टर्निंग 100 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी टर्निंग नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपके 100. ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी सर्कमफेरेंस निकल के आई है वो कितनी है, वो है 44. तो यानी ये आपका कितना है, ये आपका 4400 सेंटीमीटर जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने. प्लेस फॉर 22 मिनट्स, टाइम कितना है 22 मिनट्स है. ठीक है, फिर आप इसको निकाल सकते हो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, इसको आप हार में कन्वर्ट करोगे, हार में कैसे करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और डिस्टेंस बाय टाइम से आप इसको निकाल लोगे. ठीक है, नेक्स्ट, consider the first few consecutive natural number, the ratio of the sum of their square to their sum can never be. तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर याद रखिएगा क्या बोला गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n × n+1 to n+1/6. ठीक है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर ये फॉर्मूला यहाँ पर है, तो इनका रेशियो कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर का /6, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय नेचुरल नंबर का सम, तो ये क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आएगा 2n+1/3. Then equate all the option to 2n+1/3. The value of n will be a whole number 10, 31, ये सब आएगी.
तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है 100 होल नंबर है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, ये फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर्मूले आपको ही याद करने हैं। नेक्स्ट, among 5 girls standing side by side, लीला has exactly 1 girl to her left। तो लीला जो है, ये लीला को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एग्जैक्टली लेफ्ट में एक लड़की है, एंड एलाइस, इधर कोई लड़की है इसके लेफ्ट में। ठीक है, कौन है हमें नहीं पता। एलाइस इज जस्ट राइट ऑफ द प्रेरणा, एलाइस जो है ये कहाँ पर है, जस्ट राइट ऑफ द प्रेरणा, प्रेरणा के जस्ट आफ्टर कौन है, एलाइस है, जस्ट आफ्टर प्रेरणा कौन है, प्रेरणा के जस्ट आफ्टर एलाइस है। ठीक है, एंड देर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स बिटवीन राधा एंड जरीना, राधा और जरीना के बीच में एटलीस्ट 2 लड़कियां हैं, राधा और जरीना के बीच में एटलीस्ट 2 लड़कियां हैं। तो द गर्ल इन द मिडल इज, तो मिडल में कौन सी लड़की होगी, तो राधा और जरीना के बीच में 2 लड़कियां हैं। देर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स बिटवीन राधा एंड जरीना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो यहां पर अगर मैं राधा को रख दूं और यहाँ पर जरीना को रख दूं, तो इनके बीच में दो तो कम से कम है ही ना, है यहाँ 3, या जरीना को इधर रख दूं, राधा को इधर रख दूं, है ना, तो वही चीज रहेगी। तो द गर्ल इन द मिडल इज, तो मिडल में कौन सी होगी आपकी लड़की, तो देखो मिडल में आप चाहे राधा को इधर रख लो, जरीना को इधर रख लो, मिडल में तो आपकी पी यानी कि यही आएगी, दैट इज योर प्रेरणा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, देन x का परसेंटेज ऑफ y क्या होगा, x परसेंट ऑफ y क्या होगा। तो परसेंट के लिए 100 लगा दोगे, तो y इज, तो क्या होगा आपका, विच इज सेम एज, विच इज इक्वल टू 10, इसका और इसका सेम ही होगा, परसेंटेज जब निकालोगे तो सेम ही होएगा। नेक्स्ट, certain item of raw food contain 35% starch and 25% प्रोटीन, द रेस्ट फाइबर। तो फाइबर कितना है, फाइबर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हम 100 मान लेते हैं न्यूट्रिएंट, जिसमें से क्या है 35% स्टार्च है और 25% जो है प्रोटीन है। तो 100 माइनस ये 30 और 40 50 60, तो ये आपका फाइबर कितना है 40% है। ठीक है, फिर बोलेगा द आइटम इज कुक्ड बाय बॉइलिंग इन वाटर विच डबल इट्स वेट। तो क्या बोल रहे हैं आपने, आइटम इज कुक्ड बाय बॉइलिंग इन वाटर विच डबल इट्स वेट, पहले 100 ग्राम का था, आपने क्या किया वाटर से बॉईल किया, वाटर से बॉईल किया तो इसका वेट डबल हो गया, नहीं 200 ग्राम हो गया, इनिशियली हम 100 ग्राम लेके चल रहे थे ना, तो अब इसका क्या हो गया 200 ग्राम हो गया, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने इसको बॉईल किया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ द फाइबर इन द ब्लड बिकम सोल्यूबल व्हेन द कुक्ड, फिर हमने जब इसको कुक किया तो जो फाइबर था उसका हाफ जो है वो सोल्यूबल है। इफ द कुक्ड आइटम वेट 200 ग्राम, द अमाउंट ऑफ सोल्यूबल फाइबर इज, ये 40 है तो हाफ इसका जो है वो क्या हो गया, वो सोल्यूबल हो गया, नहीं 20% इसका आंसर होगा जो कि सोल्यूबल होगा, फाइबर 40% है तो इसका हाफ कितना 20% होगा। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन को गौर से। Choose the option that will make the following statement false. A child counted the number of appearance of the letter T in this sentence and reported it correctly as. A child counted the number of appearance of the letter T in the, इस ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में जो टी लेटर है उसको यहाँ पर काउंट किया गया है। ठीक है, सो दिस सेंटेंस एंड रिपोर्टेड इट करेक्टली एज, तो कितने टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8
वेट, ये जो टी की वैल्यू आपसे पूछी गई, बाकी जो सेंटेंस है ना इसमें आपको फाइंड आउट करनी है, एक एक करके देखते हैं। देखो एक टी तो ये रहा सेंटेंस में, एक टी ये रहा, दो हो गए, फिर उसके बाद में तीन हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद में चार और पाँच, पाँच हो गए हैं ना, फिर उसके बाद में ये छठवां हो गया, फिर इसके बाद ये सातवां हो गया, फिर उसके बाद में ये आठवां हो गया, फिर ये नौवां हो गया, फिर ये 10। टोटली जो सेंटेंस था इसमें कितने टी हैं, 10 टी है ना। तो ये बोल रहे हैं कि 10 11, एक तो ये हो गया है ना, सॉरी एक तो ये हो गया, एक ये 11 है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कौन सा और भी हो सकते हैं ना, देख लेना इसको गौर से, तो कौन सा नहीं होगा, तो 10 तो नहीं ही होगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर भी आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ तो यहाँ पर एज, आप कोई भी वर्ड डाल दो यहाँ पर टी से रिलेटेड, जैसे मैं लेटर ही डाल दूँ, है ना, तो भी आपका इसमें 10 से ज़्यादा ही होंगे, 10 आपको 10 से 11 तो इधर ही मिल रहे हैं, है ना। तो इधर आप देखोगे तो 12 13, यानी कि वैल्यू 11 12 13 तो होगी, 10 नहीं होगी आपकी कैसे भी, क्योंकि ब्लैंक इन द स्पेस वाला भी इंक्लूड होगा। If liar always lie and a truthful person never, and in a group of 10 person, everyone call all other liar, then the number of liar among the 10 is, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा गया देन द नंबर ऑफ लायर्स, लायर्स जो हैं वो कितने होंगे, बोले टोटल लायर ऑलवेज लाई, झूठा हमेशा झूठ ही बोलता है, और ट्रूथफुल पर्सन नेवर, इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन एवरीवन कॉल ऑल अदर लायर, सब एक दूसरे को झूठा बोल रहे हैं, सब एक दूसरे को झूठा बोले, 10 लोग हैं, ये है ये है ये है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं, और सब एक दूसरे को झूठा बोल रहे हैं, और झूठा जो झूठा है ना वही दूसरे को झूठा बोलता है, ये इसको झूठा बोल रहा है, ये इसको झूठा बोला, ये झूठ इसको झूठा बोला, ये इसको झूठा बोल रहा है, ये इसको झूठा बोल रहा है, ये इसको झूठा बोल रहा है, ये इसको, एक दूसरे को सब झूठा बोल रहे हैं, है ना। और ट्रूथफुल पर्सन नेवर, एक इंसान ऐसा जो कुछ नहीं बोल रहा है ना। तो यहाँ पर बहुत नॉर्मली अगर फैक्टर लगाओगे आप, तो यानी सारे ही लायर झूठे हैं ना, तो एक ही होगा जो सच्चा होगा, जो सच बोला होगा, वरना सब एक दूसरे को ही अगर झूठा बोल रहे हैं, तो यानी कि क्या है, जैसे लास्ट वाला जो बंदा है, जैसे लास्ट 9 और 10 है, तो ये तो लायर होगा, ये मान ले इसको बोल रहा है कि तो झूठा है, तो ये जो है फिर भी 9 लायर हुए, है ना, जो एक दूसरे को झूठा बोल रहे हैं, ये एक यहाँ पर सच बोल रहा होगा, तो इस तरीके से एक कंप्लीट हो जाता है कि हाँ सब लायर है, एक एक जो है वो सही बोल रहा। A chessboard contains 64 square of 5 centimeter, 64 square of 5 centimeter in size, in 8 rows and 8 columns, 8 rows and 8 columns. So यहाँ पर 64 स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, कितने क्या होंगे, तो ये 7 इंटू 7 है ना, 7 इंटू 7 कितना हो जाता है 64, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरीके से होंगे, और 5 सेंटीमीटर, कितने साइज के, 5 सेंटीमीटर साइज के हैं, ठीक है। इन 8 रोज एंड 8 कॉलम, 8 रोज हैं और 8 कॉलम है, तो 5 सेंटीमीटर साइज के हैं, 8 रो हैं 8 कॉलम है। तो ऑल्टरनेटिवली ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एज, अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 7 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकल समझ में आ गया, क्योंकि 64 स्क्वायर दिया गया था, ठीक है। टोटल वर्टिकल लाइन की लेंथ निकालने के लिए ये आपके पास में फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, दिस वन इज योर फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका 7 इंटू लेंथ ऑफ वन लाइन, फिर ब्रैकेट में 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये मतलब 5 8 किया तो इनने ये 40 निकल के आया आपका, है ना। तो यहाँ पर ये 7 इंटू 40 लेंथ ऑफ वन लाइन, तो ये निकल के आएगी आपकी 280, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल में भी सेम निकलेगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर का है और 80 कॉलम है, तो ये भी 7 इंटू 40 निकलेगी, ये भी 280 सेंटीमीटर निकलेगी। मीटर में देखोगे तो बाय 100 कर दोगे तो आपका 2.8 मीटर निकलेगा, दोनों को प्लस करोगे तो 5.6, ठीक है, क्योंकि 7 वर्टिकल है 7 हॉरिजॉन्टल निकली आपकी, है ना। इसके बाद में फिर आपके पास में दोनों ही 5 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है, और इसके बाद में रोज और कॉलम भी आपके क्या है, रोज और कॉलम भी आपके 8 8 ही है, ठीक, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, in a family of 2 male and 3 female, A is the daughter of B.
एक फैमिली है जिसमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए क्या है? ए जो है ये डॉटर है किसकी? बी की। डॉटर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, फीमेल को। एंड सिस्टर ऑफ सी। ए जो है ये सी की सिस्टर है, ठीक है, यानी कि ये जो ए और सी हैं ये इस कोरिलेशन में जाएंगे, ठीक है, एंड द सिस्टर ऑफ सी। नेक्स्ट, ई इज द स्पाउस ऑफ बी। ई जो है ये इसकी स्पाउस है ना। अभी हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, तो अभी ए सी ये पता चला है ना, जो जो ये बोलते जा रहे हैं वही लिखते जा रहे हैं। पहले क्या बोला इनने? ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए जो है डॉटर है, तो डॉटर के लिए सिंबल लगा दिया। किसकी है? बी की डॉटर है। फिर बोल रहे हैं सिस्टर ऑफ सी। ए जो है सी की सिस्टर है, तो सी जो है ये आपका क्या है? सी हमें नहीं पता, ये फीमेल मेल क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इसकी बहन है ये ए। फिर बोल रहे हैं ई इज द स्पाउस। ई जो है ये इसकी वाइफ है, किसकी? बी की, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं? एंड द मदर ऑफ डी। जो ई है ये क्या है? ई इज द स्पाउस ऑफ बी, बी की स्पाउस है, और मदर है किसकी? डी की। डी की क्या है? मदर है, यानी इसका एक और बच्चा है क्या? डी, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ डी। सी जो है ना ये डी का ब्रदर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा? अब सी ब्रदर नहीं तो यानी कि सिस्टर हुआ ये, है ना, तो इस तरीके से कोरिलेशन जाएगा अपना। तो इनमें से स्टेटमेंट पूछा है क्या होगा? ई इज द मदर ऑफ ए, कि जो ई है ये मदर है ए की, हाँ ये तो करेक्ट है। डी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी जो है ये सिस्टर है सी की। डी इज द सिस्टर, सिस्टर नहीं तो ब्रदर है, ये तो पहले ही बोल दिया इन्होंने, है ना। तो डी तो क्या है यहाँ पर? ब्रदर है। उसके बाद में फिर सी इज द डॉटर ऑफ बी। सी इज द डॉटर ऑफ बी, ये भी करेक्ट है, बी की डॉटर है सी। ए इज द सिस्टर ऑफ डी। ए इज द सिस्टर ऑफ डी, ये भी करेक्ट है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डी तो मेल है ना। द डिफरेंस बिटवीन अ 3-digit नंबर विद नॉन रिपीटिंग डिजिट एंड द सेम नंबर इन द रिवर्स ऑर्डर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो यहाँ पर देखिए, लेट द नंबर बी, तो 3 digit का नंबर ले लिया इन्होंने 100 प्लस ए, फिर उसके बाद में फिर 10 प्लस 10b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद बोला एज पर कंडीशन 100a 10b प्लस सी माइनस ये कर दिया इन्होंने, तो ये निकल के आया, तो डिविजिबल बाय 33 आएगा आपका, है ना। ये पूरा आप यहाँ पर सोल्व करके देख लेना। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ शो द मोर्टेलिटी रिस्क ऑफ द डिसीज विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क। तो सबसे कम जो रिस्क यहाँ पर आपने ढूंढना है वो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे कम मोर्टेलिटी यहाँ पर आपको कहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए बी, लोएस्ट वैल्यू ऑफ बी ए, तो यहाँ पर मोर्टेलिटी तो ये वाली सबसे कम दिख रही है अपने को, है ना। ये तो बी का पैरामीटर जब स्टार्ट हो रही है और ए का पैरामीटर, है ना, जब स्टार्ट ए का पैरामीटर और बी का पैरामीटर हो रहा है, लोएस्ट वैल्यूज जो हैं उन्हीं पे दिख रही है अपने को सबसे कम मोर्टेलिटी। तो नेक्स्ट, largest integer between 1 and 10 to the power 5 when written in words then does not contain the largest n or n in its name is। ऑप्शन देखते हैं, ये क्या बोले? लार्जेस्ट इंटीजर नंबर 1 and 10 to the power 5 when written in words that does not contain the letter। आपको ये देखना है कि n और स्मॉल n, इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किसमें आपको यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा, डज नॉट कंटेन। तो आप देखिए इसको क्या लिखते हो? 88 लिखते हो। क्या यहाँ कोई एन 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 आपको दिख रहा है? लेटर नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद अगला क्या है? अगला है यहाँ पर, इसको तोड़ोगे तो 88,000 है, जिसको बोलते हो 88,000 and 888। तो यहाँ पर तो एन आ रहा है 100 में। फिर सेम यहाँ पर भी अगर आप तोड़ोगे इसको तो ये आपका 1 लाख आएगा, है ना। तो ये इसको अगर आप तोड़ रहे हो इसको तो ये आपका क्या आएगा? 1 लाख आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये 100,000, है ना। तो ये पैटर्न इसका लिखने का हो सकता है 100,000, और ये आपका बचता है 8, है ना, ये आपका 8 बचता है। अब ये बोल रहे कि ये 100,000। अब ये बोले लार्जेस्ट इंटीजर बताओ, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब वो हो आपके 88 में, जैसे 2 है ना आपकी काउंट, तो यहाँ पर लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा? 88 होगा। 8 में भी नहीं है लेकिन ये लार्जेस्ट पूछ रहे, तो 88 ऐसा है जिसमें आपको n कहीं नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन 3 medals वर अवॉर्डेड फॉर ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट।
इफ 3 मेडल्स, टोटल कितने मेडल्स हैं? 3 मेडल अवॉर्ड किए गए हैं फॉर ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट, तो टोटल यहाँ पर 15 अवॉर्ड्स हैं। इफ द 3 कैंडिडेट वोन एग्जैक्टली 4 मेडल ईच, यहाँ पर 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनने वोन के एग्जैक्टली 4 मेडल्स ईच, हर एक सब्जेक्ट के मेडल इन्होंने लिए हैं, तो टोटली हो गए 12, ठीक है। एंड नो कैंडिडेट वोन जस्ट 1 मेडल, कई ऐसा है कई नो कैंडिडेट वोन जस्ट 1 मेडल, द टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर्स इज, नो कैंडिडेट कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक मेडल ना जीता हो, द टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर इज, कितने नंबर हैं मेडल विनर्स के, तो अवार्ड अपने पास 15 हैं, 15 अवार्ड हैं और 12 उनमें से जीते जा चुके हैं, तो यहाँ पर कितने बचे अपने पास में? 3 ही अपने पास में मेडल बचे, ठीक है। तो यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर्स आर वॉज एग्जैक्टली 4, क्या एग्जैक्टली 4 होंगे? एग्जैक्टली 5 होंगे, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि टोटल अवार्ड जो है वो कितने हैं? 15 अवार्ड हैं, है ना, जिसमें से 4 तो एग्जैक्टली जीत चुके हैं, है ना, उसके बाद भी कोई ना कोई जीता है, तो ये 5 या 6 कुछ भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ मेडल विनर कुड भी 5 और 6, है ना, क्योंकि बाकी जो 3 मेडल है, मान लो एक ने 2 मेडल जीत लिए, एक ने 1 मेडल जीत लिया, आप नहीं कह सकते हैं ना, तो टोटल तो इनने 4 तो क्वेश्चन में बोला जीते हुए, बाकी क्या पता वो मेडल जो है एक ने ही तीनों ले लिए हों या फिर 2 ने लिए हों 3, है ना, तो ये 5 या 6 कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन को। 4 स्टूडेंट आदिल, बिली, रमेश, डियाना joined a कॉलेज, ये सारे नाम यहाँ लिख दिए गए हैं, आदिल, बिली, रमेश एंड डियाना, इन्हें कॉलेज को ज्वाइन किया 1991, 1992, 1993, 1994, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। ईच स्टूडेंट ज्वाइन वन ऑफ द 4 कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। नो 2 स्टूडेंट ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट, 2 स्टूडेंट ने सेम डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया। वन ऑफ दोज हु ज्वाइन इन द कॉलेज बिफोर 1993 ज्वाइन केमिस्ट्री, जो 1993 से पहले ज्वाइन हुए थे उन्होंने केमिस्ट्री ज्वाइन किया, ठीक है। नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, रमेश के बाद जो है किसी ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। डियाना ज्वाइन फिजिक्स, अदिल ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर डियाना बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, हु ज्वाइन द कॉलेज इन द ईयर 1993। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो, यहाँ बोल रहे हैं कि अदिल ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर डियाना, ठीक है, बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, जो ये अदिल है ना, इसने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया है, पहली चीज ये। वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 1993, जो 1993 से पहले ही ज्वाइन हुए ना और उन्हीं ने केमिस्ट्री ली है, जो 1993 से पहले ही हुए हैं ना, तो उन्होंने ही केमिस्ट्री ली है, यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने यहाँ पर केमिस्ट्री ली है। नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, और रमेश के बाद किसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है? डियाना ने क्या लिया है? डियाना ने ली है फिजिक्स। अब यहाँ पर आपको बताना है किसने केमिस्ट्री ली होगी, किसने फिजिक्स ली होगी, ये इस तरीके से आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और लास्ट में पूछ रहे हैं हु ज्वाइन द कॉलेज इन ईयर 1993, किसने 1993 में कॉलेज ज्वाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सिंपल सोबर सा यहाँ पर देख लेते हैं कि इधर 994 में जो भी आया है उसने केमिस्ट्री तो नहीं ही ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डियाना ने फिजिक्स ज्वाइन किया है ना, तो डियाना का मतलब यानी डियाना आपकी कब आई होगी? डियाना ने फिजिक्स लिया है, डियाना ने फिजिक्स लिया है, यानी कि यहाँ पर केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो 993 के बाद आपको नो 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 दिख रहा है, नो 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 दिख रहा है ना। ये तो यहाँ सही कर दिया हमने कि केमिस्ट्री 93 से पहले ही लिए जिसने ली है, और केमिस्ट्री आपकी आदिल ने ली है, और दूसरा आदिल ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर डियाना बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया है। आदिल ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर डियाना, डियाना के बाद फिर आदिल ने ज्वाइन किया है, डियाना के बाद आदिल ने ज्वाइन किया है ना, ये चीज है, डियाना के बाद आदिल ने ज्वाइन किया, ठीक है।
ये इतना क्लियर है। जॉइंट केमिस्ट्री, जिसने 993 से पहले ज्वाइन किया उसने केमिस्ट्री ली है। 993 से पहले जिसने ज्वाइन किया है उसने केमिस्ट्री ली है, लेकिन आदिल ने तो केमिस्ट्री नहीं लिया। आदिल डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री। आदिल डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, यानी इसने 1993 से पहले तो इसने इनरोल नहीं किया होगा, यानी इसने 91 और 92 में तो इनरोलमेंट नहीं ही दिया होगा, है ना। या तो इसने 93 में लिया होगा या तो 94 में लिया होगा इसने इनरोलमेंट, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 993 से पहले वन ऑफ दो स्टूडेंट हु जॉइन द कॉलेज बिफोर 993, जिसने 993 से पहले कॉलेज ज्वाइन किया है 991 में और 992 में, इन्होंने ही केमिस्ट्री लिया है। इसके बाद वालों ने नहीं लिया 93 और 4 वालों में। और ये बोले कि आदिल ने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया। आदिल ने केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं किया, यानी या तो उसने 93 में ज्वाइन किया, 94 में ज्वाइन किया है, ठीक है, एक है। और डियाना के बाद ज्वाइन किया, यानी डियाना आपकी कब हो सकती है, डियाना आपकी 1992 में हो सकती है ना। तो ये कुछ कुछ मेरे को आइडिया लग रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वन ऑफ दोज हु जॉइन द कॉलेज बिफोर नो वन जॉइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, और रमेश के बाद किसी ने कॉलेज ज्वाइन किया, रमेश के बाद किसी ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है। तो यानी कि रमेश के बाद किसी ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, यानी कि रमेश ने फिर लास्ट में लिया होगा 94 में, ठीक है। बचा एक अपने पास में, यानी कि जो आपका ये बिली था इसने 91 में लिया होगा, ये ऑर्डर आपका हो गया। फिर पूछ कह रहे हैं हु जॉइन द कॉलेज इन द 993, सो आदिल ने ज्वाइन किया 993 में। तो इनके पॉइंट से क्लियर होगी सारी बातें, है ना, क्योंकि इन्होंने जो जो पॉइंट लिखे उनको आप हाईलाइट करते जाओ। पहला इन्होंने लिखा था कि 993 बिफोर 1993 केमिस्ट्री ज्वाइन की जिसने करनी थी, तो यानी 1991 में और 992 में इनमें केमिस्ट्री ली गई है, इन दो में। 993 में केमिस्ट्री नहीं ली गई, 994 में केमिस्ट्री नहीं ली गई। तो ये बोल रहे हैं नेक्स्ट कि जो आदिल है ना, आदिल ज्वाइंड 1 ईयर आफ्टर डियाना बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री। आदिल ने केमिस्ट्री नहीं ली, इसका मतलब ये जो पहला पॉइंट बोल रहा है कि 1993 से पहले केमिस्ट्री ली गई थी और आदिल ने केमिस्ट्री नहीं ली, यानी आदिल ने या तो 93 में ज्वाइन किया होगा, क्योंकि 91-92 में केमिस्ट्री है ना, 93-94 में नहीं है ना, तो या तो इसने 94 में लिया होगा। लेकिन सेम स्टेटमेंट फिर ये एक चीज बोल दे रही कि रमेश के बाद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। रमेश के बाद किसने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब रमेश ने फिर 94 में ज्वाइन किया होगा, इसके बाद फिर किसी ने नहीं किया ज्वाइन, क्योंकि 4 ईयर का डाटा लेके चल रहे हैं हम तो यानी कि रमेश ने इधर ज्वाइन किया होगा। तो यहाँ पर 93 में तो आदिल ही ज्वाइन कर रहा है ना। और उसके बाद बोल रहे हैं कि इसने आदिल ने ज्वाइन किया था आफ्टर डियाना, डियाना ने 92 में किया होगा, बाकी जो बिली बचा उसने 91 में, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट, suppose each of my brother has the same number of children as I have sisters. Each of sister having the same number of children as I have brothers. If my siblings have the total of 12 children, none of them has only one child, the number of my sibling is. क्या बोल रहे हैं? Suppose each of my brother have the same number of children as I have sister. Suppose each of my brother have the same number of children as I have sister, and each of the sister having the same number of children as I have brother. If my sibling have a total of 12 children, if my sibling have total, जैसे मान लो ये कोई x नाम का फैक्टर है, ठीक है, इसका जो सिबलिंग है वो है y, ठीक है। my siblings, इसके सिबलिंग्स जैसे y z जो भी हो गए, है ना, भाई बहन इसके जो भी हो गए, उनके टोटल कितने हैं, टोटल 12 चिल्ड्रन है, टोटल भाई बहनों के। none of them an only child, the number of my sibling is the number तो ये जो सिबलिंग्स हैं, ये जो सिबलिंग्स हैं, इसके ये जो भी x नाम का फैक्टर है इसके सिबलिंग्स है, इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसके पास हैविंग ओनली वन चाइल्ड, तो यानी कि उनके पास 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ही, है ना। तो यहाँ पर और क्या बोला गया है, 2 या 2 से ज़्यादा बोला गया है। सपोज ईच ऑफ माई ब्रदर हैव द सेम नंबर ऑफ चाइल्ड एज आई हैव सिस्टर्स, ईच ऑफ द सिस्टर हैविंग द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव ब्रदर्स। Suppose each of my brother have the same number of child as I have sister, each of sister having the same number of child as I have brother.
none of them an only child. The number of my sibling is, number of my sibling is, Mm-mm-mm. Wait, we take answer as 5 considering 3 of 1 and 2 of other. We have number of children. It's quite confusing. Suppose each of my brother has the same number of children as I have sisters. Each of the sister having the same number of children as I have brother. If many sibling having a total of 12 children, my sibling having a total of 12 children, none of them have only one child. 3 अगर मैं कंसिडरेशन करके चलूँ कि मेरे 3 सिबलिंग हैं, मेरे 3 भाई बहन हैं, या फिर इन्होंने, देखो मैं, ये मेरे को थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कुछ अजीब सा ही है। इन्होंने ये बोला कि चलो 5 कंसिडर करके चलते हैं, है ना। तो अगर 5 सिबलिंग है, 5 सिबलिंग अगर हैं, तो 5 सिबलिंग में मान लो 3 जो हैं, 3 जो हैं ये बॉयज़ हैं और 2 ये गर्ल्स हैं, है ना। मतलब 2 भाई हैं, 3 2 बहनें हैं। सो मान लो ये जो 3 है, इसके पास में 2 बेबी हैं और इसके पास में 3 बेबी हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट, मेरे को ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। मैं इसको बाद में सोल्व करके फिर मैं आपको ग्रुप पे ये डाल दूंगी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी सा लग रहा है, मतलब मेरे को कन्फ्यूजन सा हो रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पुलिसमैन ए एंड बी चेज थीफ टी, है ना। तो ये 2 पुलिसमैन है, ए और बी, ठीक है। ए और बी क्या है, पुलिसमैन है। ए और बी पुलिसमैन है, जो कि टी है इसको ये चेज कर रहे हैं। ए और बी पुलिसमैन है, चेज किसको कर रहे हैं, ये टी को चेज कर रहे हैं, ठीक है। टी को ये चेज कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, ये टी क्या है, ये चोर है। दे ऑल रन इन सेम डायरेक्शन एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ए रन ट्वाइस एज फास्ट एंड बी थ्राइस एज फास्ट एज टी। मतलब मान लो कि टी जो है ये अगर 1 किलोमीटर चल रहा है ना, x किलोमीटर मान लो ये अगर चल रहा है ना, ए रन ट्वाइस एज फास्ट, बी रन थ्राइस एज फास्ट एज टी। तो जो b है ना, ये इसके 3 गुना चल रहा है, b वाला इसका 3 गुना 3x चल रहा है, और t वाला इसके 2 गुना 2x चल रहा है। इफ a एंड b कैच अप द t एट द सेम टाइम, अगर ये जो है ये d को सेम टाइम पर कैच कर रहे हैं, b मस्ट हैव स्टार्टेड। सो ए और टी की क्या डिफरेंस है, ए 2x चल रहा है और थीफ x किलोमीटर चल रहा है, तो x किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। b और थीफ में क्या डिफरेंस है, तो 3x माइनस एक्स, ये a के लिए है, ये b के लिए है, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है b मस्ट हैव स्टार्टेड। तो b ने कब स्टार्ट किया होगा, तो यहाँ पर पहला है half as far behind as A did, या half 1.5 time as far behind T as did, या twice as far T। जितना A ने स्टार्ट किया ना उसके 2 गुना पहले उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इधर से हमें पता चल रहा है ना A की 2 गुना B, तो twice as far behind T as A did, ठीक है। नेक्स्ट, among A, B and C, among A, B and C, one is doctor, one is teacher, one is engineer and other is lawyer. The teacher is older to B but younger than D, but the teacher is older to B but younger than D. B is older to the doctor, देखते हैं चलो क्या। द टीचर इज ओल्डर टू बी, जो टीचर है, मान लो कोई बी है, इससे टीचर जो है ओल्डर है। वेट, टीचर इज ओल्डर टू बी, बी से ओल्डर है टीचर, बट यंगर देन डी। टीचर, ये बी मान लिया है ना, ये बी है। टीचर इज ओल्डर टू बी, यंगर देन डी, डी से यंगर है,
डी से यंगर है और बी से ओल्डर है टीचर, है ना। डी से छोटा है टीचर, डी से छोटा है और बी से बड़ा है। बट बी इज ओल्डर टू द डॉक्टर एंड यंगर देन सी। बी इज ओल्डर टू डॉक्टर एंड यंगर देन सी, एंड यंगर देन सी। तो सी मेरा यहाँ पर वेट फॉर अ सेकेंड, स्कोर डिटेल में देखना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि जो बी है ये ओल्डर है डॉक्टर से और यंगर है सी से। बी जो है ये ओल्डर है डॉक्टर से, मतलब डॉक्टर जो है, अच्छा बड़े से छोटे में लगा रही हूँ कर्म में, ठीक है, कौन बड़ा है। तो बी जो है ये ओल्डर है डॉक्टर से, यानी डॉक्टर जो है यंगर है, ठीक है। इधर मैं मान लेती हूँ ये यंगर है, यंगर है, और इधर मैं मान लेती हूँ कि ये जो है ओल्डर की तरफ, ओल्ड एज की तरफ, ठीक है, ओल्डर, ठीक है। तो बी इज ओल्डर टू डॉक्टर, तो यानी डॉक्टर जो है यंगर इसके कंपैरिजन में, बी जो है ओल्डर है, बी इज ओल्डर टू डॉक्टर एंड यंगर देन सी, यंगर देन सी, सी से यंग है। तो सी से यंग है अगर बी, सी से अगर यंग है बी, बी सी से यंग है लेकिन डॉक्टर से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है बी, तो सी को भी मैं इधर ही लेके आ जाती हूँ, मतलब यंगर देन सी, सी जो है और ओल्डर है, सी और ओल्डर है क्योंकि बी इससे बड़ा है, तो ये इधर है ना, ये और ओल्डर है। द टीचर इज ओल्डर टू बी, टीचर इज ओल्डर टू बी बट यंगर देन डी। जो टीचर है ये क्या है, ये यंग है देन डी, यंगर देन डी, डी से यंगर है। टीचर यंगर है, टीचर इज ओल्डर टू बी। टीचर भी इधर की तरफ ही आएगा फिर, बट यंगर देन डी। टीचर इज ओल्डर टू बी बट यंगर देन डी, यंगर देन डी। अच्छा मान के चले यहाँ पर जो बी है, बी कॉमन निकल के आ रहा है यहाँ पर, है ना। बी इज यंगर देन डी, है ना, बी इज यंगर देन डी, यंगर देन डी, एंड बी इज ओल्डर टू डॉक्टर, डॉक्टर। सो बी जो है ये डी से बड़ा है, सॉरी बी जो है छोटा है डी से, और बी इज ओल्डर टू डॉक्टर, तो यानी डी तो डॉक्टर नहीं है। तो ये यहाँ से केवल इतना समझ में आ रहा है, बाकी ए बी सी का नहीं समझ में आ रहा, कौन इंजीनियर है कौन लॉयर है कौन क्या है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमें समझ में आ रहा है इससे जो इनने बोला है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, वन लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड लूनार एंड लैंडर, द चांस दैट लेटर पिक्ड फ्रॉम बोथ वर्ड बिलोंग टू द वर्ड प्रज्ञान इज। सो one letter is picked at random from each of the word. The chance that the letter picked from both word belong to word pragyan, pragyan,
LUNARNAR, तो इसमें 3 मैच हो रहे हैं। लेंडर LANDER, तो AN और R, तो इन दोनों में ना प्रज्ञान से 3 लेटर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कॉमन दिख रहे हैं ना हमें लुनार और लैंडर में, RA और N, यही हम अपने को यहाँ पर दिख रहे हैं ना। प्रज्ञान में कितने, प्रज्ञान इज, तो यहाँ पर लुनार में कितने हैं, लुनार में वैसे टोटल हैं तो 5 और लैंडर में टोटल हैं 6, है ना, जिसमें से केवल जो 3 हैं यही आपके मैच कर रहे हैं आपके प्रज्ञान से। सो यहाँ पर द चांस प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे तो प्रोबेबिलिटी आपकी 3/5 इंटू 3/6 आ जाएगी आपकी, तो ये आएगी आपकी 30, फिर 5 6, वेट फॉर अ सेकेंड, रुक जाओ, इधर से 3 2 ज़ा, फिर ये बचा आपका 3/10, है ना, तो ये आपका 3/10 आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखना था आपको, ये देखो AR और N, ये आपका जा रहा है AR और N, है ना, ये जा रहा है आपका, है ना, 3 ही वर्ड इसके मैच हो रहे इधर से, और इसके भी 3 ही वर्ड मैच हो रहे AN और R, है ना, प्रज्ञान से। तो यहाँ पर लुनार में टोटल जो है 5 वर्ड है जिनमें से 3 मैच हो रहे हैं, और लैंडर में टोटल 6 वर्ड है जिनमें से 3 मैच हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूछी इन्होंने, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकल जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग 15 ऑब्जर्वेशन आर हाइट ऑफ 15 पर्सन, ये हाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मीन वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, मीन कैसे निकलेगा, सबका एवरेज निकालना है, तो इनको प्लस कर दो, ये टोटल है 15 है, तो इनको प्लस करोगे, फिर 65 प्लस 61 है ना, जितनी दी गई है लास्ट तक 62, टोटल ये 15 है, डिवाइड कर दो, तो ये देखो ये इतना निकल के आएगा आपका 65.66, ठीक है, ये आपका मीन निकल के आएगा। मीन तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका, जब ये सारी वैल्यू को प्लस करके डिवाइड करोगे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 15 उससे, तो आपका 65.66 निकल के आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मोड की, मोड यानी कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे मोड की वैल्यू में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 65 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है, तो मोड हमारा होगा 65 होगा। मीडियन में बीच की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो अब टोटल 14 है, तो 14 है तो 7 इधर से हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और 7 इधर वाले हटा दो, तो बीच की वैल्यू हमारी बचती है 60, तो मीडियन अपना होगा 60, मीडियन होगा 60। अब आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पर अरेंज करना है आपको, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है आपको, तो यहाँ पर जो सबसे कम है वो है मीडियन, मीडियन के बाद में जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा वो मोड है, और इससे और ज़्यादा जो है ये मीन है, तो ये वाला आपका मैच होगा, जो कि आपका मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।